हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि अब रेगुलर आपको हिस्ट्री की वीडियो मिलेगी। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण हुआ, किस प्रकार से मतलब उनका नाम उसका नाम रखा गया। यानी कि इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोले, इसे हम हड़प्पा सभ्यता बोले, इसे हम सैंधव सभ्यता बोले, क्या बोले, तो इन सब के बारे में आपको मैं बताऊँ। लेकिन अब आप जरा एक चीज सोचो, इस चीज को जानने से पहले हम एक बार ना ये देख लेते हैं कि इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया है, तो आखिरकार पीछे क्या रीजन है। तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि आपको ना मैप की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं एक बार यहाँ पे पहले मैप दिखा करके ये चीजें क्लियर कर दूं कि भारत के साथ किस किसकी सीमा बनती है। और भारत के साथ अगर वो सीमाएं आप समझ जाओगे तो मेरे हिसाब से फिर आपको सिंधु नदी अगर समझ में आ जाएगी, तो सिंधु नदी समझ में आते ही साथ मैं नामकरण को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ना। तो आज हम देखेंगे इसका नामकरण हुआ कैसे। तो पहले आप एक बार ना भारत का पॉलिटिकल मैप देख, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, एक चीज और सुनो। अब आप लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो ना नोट्स बनाना इन चीजों में, ऐसा मत करना कि आपने पढ़ा और पढ़ के छोड़। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आगे सब भगवान के ऊपर है, भगवान के ही ऊपर हमें छोड़ना भी चाहिए सारी बातें, कि अगर आप बहुत अच्छे ढंग से मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरल कंपटीशन वाले आपको होंगे, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना। कोई भी पहलू मैंने ऐसा नहीं रखा कि जो मैं छोड़ के चल रहा हूँ। मैं सभी बातों को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको खूब अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो कोशिश करें कि आप इसके नोट्स बनाएं, और कोई भी समस्या हो उसके लिए आपको जैसा लगता हो आप वैसे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि बिना नोट्स के ना पढ़े, अच्छा कहीं से भी पढ़े, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, है ना, इतनी समझ यार हमें होती है कि हमें किसका समझ आ रहा है किसका नहीं समझ में आ रहा। आपको मेरा समझ में आता है, अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आता आप कहीं और से पढ़े, पर आप जहां से भी पढ़े ना, आप बच्चों नोट्स बनाते हुए पढ़े। मेरा मानना ये है कि जब मैं पेपर देता था तो मुझे ये लगता था कि यार ये चीज ना बीच में से छूट गई या ये मुझे पता नहीं चल पाया। तो जो कमियां मैंने फेस कर, मैं उन्हीं कमियों को दूर करते हुए सोचता हूँ कि वो कमियां आपके सामने ना, इसलिए मैं चीजों को ना टूटने नहीं देता, स्टूडेंट्स खराब नहीं हुए। तो जब मैंने इतिहास स्टार्ट किया तो इतिहास में मैं आपको लाइन से लेकर आया। पहले मैंने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाया, फिर आदि ऐतिहासिक काल, है ना, फिर ऐतिहासिक काल। तो अब जो चल रहा है आपका वो आदि ऐतिहासिक काल चल रहा है, आप याद करें। तो आदि ऐतिहासिक काल के साथ ही मैंने आपको कहा था कि इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी। और आदि ऐतिहासिक काल देखो, बताते बताते एक बात आ गई। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता ये पूछी जाए कि इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है, तो आप बताएंगे आदि ऐतिहासिक काल से। बट इसमें मेंशन नहीं है तो आपसे लिख देना कि सिंधु घाटी की सभ्यता इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्योंकि आप याद करो मैंने बताया था खूब अच्छे से, आदि ऐतिहासिक काल वो काल था जिसमें लिपि आ तो चुकी थी, है ना, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता जो है, जैसे हड़प्पा सभ्यता बोले या सैंधव सभ्यता बोले, अभी कुछ समय बाद आपको सारी चीजें, इसमें जो लिपि थी यानी जो लिखावट थी वो मिल तो गई थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, यानी कि सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। ध्यान रखना, ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। अब बात करें हम कि हमें इसको पढ़ना कैसे, नामकरण को देखना कैसे। तो इसके नामकरण से पहले आप लोग, अब हम दोबारा अपनी बात पे आते हैं। जैसे मैं बताता कि नोट्स बना के पढ़े, सॉरी, है ना, मैं इस बारे में बात करता नोट्स बना के। तो बच्चों आप लोग नोट्स बना के पढ़े और मेहनत करते चले। आप यकीन मानना, अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी कामयाबी से कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर आपने रूटीन बना रखा है कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम मैथ्स मैथ्स पढ़ना है, इतने टाइम से मुझे इतने टाइम रीजनिंग करना है, इतने से इतने टाइम मुझे जीएस पढ़ना है ना, तो आप समझो कि खूब आराम से अगर आप इस टाइम टेबल का फॉलो करते हो, जो कि होता नहीं है बच्चों, अगर जो बच्चा उस टाइम टेबल को फॉलो करके चल रहा है तो गारंटी निश्चित है कि वो पक्का कामयाब हो जाए, पक्का ही कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अपनी बात को स्टार्ट,
तो जैसे कि आप देख रहे हैं नामकरण, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा, ये उसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, ये संदर्भ सभ्यता कैसे पड़ा। पहला पॉइंट ये सुनो। देखो, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता के लिए पर्याप्त 3 नाम का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता के लिए हम 3 नाम का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता बोले या सैंधव सभ्यता बोलो, एक ही बात है। इसके लिए हम 3 नाम का यूज करते हैं। सिंधु सभ्यता बोल दो, या सिंधु घाटी की सभ्यता बोल दो, या हड़प्पा सभ्यता बोल दो। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। एक और नाम है इसका, इसे बोलते हैं सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। उसको भी मैं अभी बताऊं, यहाँ मेंशन नहीं है, आप उसे लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूँ सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, अभी उसके बारे में भी जिक्र करूंगा, पहले इसके बारे में जिक्र करूंगा। अब इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, आप एक बार इसको समझने से पहले मेरे साथ मैप को समझो, फिर मैं इसको अच्छे ढंग से समझू। ये देखो, ये मैंने इंडिया का मैप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन मैप को लिया क्योंकि इसी का जिक्र बाउंड्री का यहीं पे होगा। अब पहले इंडिया को देखो ध्यान से, ये पूरा इंडिया है, ये पूरा इंडिया, ये देखा, ये रीजन तो ठीक है ना, ये हमारा भारत का रीजन, ये पूरा नहीं है तो पूरा ये दो। और इसके साथ ये पाकिस्तान टच, इसके साथ ही अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ही थोड़ी सीमा लगती है भारत की, तो इसके साथ ही अफगानिस्तान, और यही सीमा है इसकी ईरान। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों, यहाँ वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये है बलूचिस्तान का रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, यहाँ इसको बोल देते हैं हम लगभग सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ये वाला है सिंध प्रांत, ये बलूचिस्तान और ये सिंध। तो बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। मैं धीरे धीरे नामकरण पे आऊंगा। तो फिलहाल मुझे बाउंड्री दिखानी है आप लोगों को। इंडिया देखें, पाकिस्तान देखें ध्यान से, अफगानिस्तान देखें और ईरान, ठीक। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। अब यहाँ वाले इस रीजन में एक नदी बहती थी, जिस नदी का नाम था सिंधु नदी, ठीक है। नदी का क्या नाम था, सिंधु नदी। अभी दिखाऊंगा उस नदी को भी, पहले बार मैं आपको ध्यान से इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हल्की सीमा ईरान, ठीक है। तो जो सभ्यता थी, इसे सिंधु सभ्यता इसलिए बोला कि यहाँ से तिब्बत में एक जगह पड़ती है मानसून, उसके पास एक ग्लेशियर है। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा तो वहां क्लियर करूंगा नदी सिस्टम। अभी समझ, ये चाइना और यहाँ तिब्बत, जो तिब्बत है वो चाइना के ही अंडर में। तिब्बत और चाइना का भी खेल आपको समझा दे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम अपने क्लास में आगे बढ़ते चलेंगे तो सब चीज समझा। तो तिब्बत में जगह पड़ती है मानसरोवर, उस मानसरोवर के पास एक लेक है ना, मतलब एक ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ऐसे सिंधु नदी, है ना? और ये नदी ऐसे बहती हुई पाकिस्तान से जाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। इस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां भी हैं, उनको हम नदी सिस्टम में कवर करते हैं। अभी सिंधु नदी मेजर देखिए, सिंधु नदी, ठीक है, ऐसे सिंधु। तो इस सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र पाए गए, तो उन्हें कहा सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र। और उस सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र जिन्हें कहा गया, उन्हीं का नाम आगे चल के पड़ गया सिंधु सभ्यता। और ये एक नगरीय सभ्यता। धीरे धीरे मैं बात करूँ, आज नामकरण की बात है, कल हम इसके आगे की बात को चर्चा में लेकर आएंगे। कौन कौन से स्थल मिले, इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहा, यहाँ के मकान कैसे होते थे, अन्नागार कहाँ मिला, स्नानागार कहाँ मिला, धोलावीरा कहाँ है, चन्नू दड़ू कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है ना। और जो करंट भी इसके साथ बनी हुई उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसके नामकरण, इसके मैपिंग को समझो, तो आगे वाले चीजें खूब आसान हो जाएगी समझ। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे कि हम करते हैं। तो यहाँ देखो, तो ये बनी हमारी सिंधु नदी। अब आपको पता है, भैया ने बताया इंडिया, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर ईरान, और नीचे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के भाग है, यहाँ पर बताना पड़ेगा तो इस जगह पर बलूचिस्तान। अब एक बार सिंधु नदी का डायग्राम देखना, सिंधु नदी का। अब उस मैप को ध्यान में रखो, यहाँ देखो, ये चाइना, यहीं से निकलवाई थी मैंने सिंधु नदी ग्लेशियर के पास, ठीक है। ये ऐसे बह रही है, और ये पाकिस्तान बताया था, इस तरीके से कहाँ जा रही है, अरब सागर। तो इंडस रिवर किसमें गिरती है, सिंधु नदी अरब सागर। मैंने कहा था इसकी 5 सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियों को भी देखो।
एक है इसकी ब्यास, एक है रावी, एक झेलम, एक चिनाब और एक सतलज। मैं बोल दो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 1 2 3 4 5, ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। और अभी इसी रावी नदी के तट पर, है ना, सिंधु नदी के तट पर और रावी नदी के तट पर मैं दोनों स्थान बताऊंगा आपको, मोहनजोदड़ो और हड़प, इन दोनों को बताएं। तो रावी नदी भी आप देख लें, ये भी, है ना, और जो सिंधु नदी है वो ये। क्लियर हो रहा होगा बच्चों मेरे हिसाब से। मैप समझ में आया जो मैंने बताया, पहले इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, और पाकिस्तान के नीचे की तरफ बलूचिस्तान। ठीक है, फिर मैंने इंडस रिवर बताई। इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है, वहां से निकल के भारत, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में होती हुई कहाँ गिरती है, यहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी भी दिख गई और ये भी दिख गई। अब हम आते हैं किस पे, इसके नाम। अब आएंगे नाम, अब आपको आएंगे समझ में। ठीक है, अब नाम कर दो। अब एक चीज जरा समझ, पुरातत्व का एक रूल होता है, जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखो पुरातत्व के कुछ नियम होते हैं। पुरातत्व के कुछ नियम होते हैं। पुरातत्व का नियम ये होता है कि जब खुदाई होती है और खुदाई के समय जिस स्थान की खुदाई, मतलब जो स्थान खुदाई में सबसे पहले मिलता है, उसी के नाम पर उस जगह का नामकरण कर दिया जाता है। तो पुरातत्व का क्या नियम है कि जब खुदाई करते हैं, पास्ट के बारे में जानने के लिए जब खुदाई होती है, उस खुदाई के दौरान जो स्थल सबसे पहले सामने आता है, तो उस स्थल के नाम पर उस जगह का नामकरण कर दिया जाता है। तो जब यहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुई, है ना, भारत को, सॉरी, इतिहास के बारे में, इतिहास को जानने के लिए खुदाई स्टार्ट हुई, तो खुदाई सबसे पहले जो स्थल सामने आया, उस स्थल का नाम था हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का पहला नाम पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या कहा कि खुदाई में पहला स्थल मिला हड़प्पा, तो इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। अब एक बार ध्यान देखिए, ध्यान से, पुरातत्व के कुछ नियम हैं और इसी नियम के अनुसार जिस स्थल को खुदाई में पहले खोजा जाता है, उसी के नाम पर सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है ना। तो जो पहले स्थल खोजा गया वो खोजा गया हड़प्पा, और इस हड़प्पा को जो खोजा था वो किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के आदेश अनुसार दयाराम साहनी ने की थी। मतलब कि जो भारतीय पुरातत्व के आपके अधिकारी थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, इन्होंने सिंधु सभ्यता नाम दिया था। सर जॉन मार्शल ने काम दिया दयाराम साहनी को क्या खुदाई करे। तो जब दयाराम साहनी ने खुदाई करी, तो खुदाई में उन्हें पहला स्थल दिखाई दिया हड़प्पा, और जो हड़प्पा दिखाई दिया उन्हें, वो हड़प्पा रावी नदी के लेफ्ट साइड में दिखाई दिया। तो एक बार वो लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लोगों से मेंशन करता मैं यहाँ पर, ये देखो मेरी रावी नदी। अब ये नदी बच्चों ऐसे बहकर आ रही है, समझ, तो ये नदी ऐसे बहकर आ रही है, तो लेफ्ट साइड ये पड़ेगा, राइट साइड ये पड़ेगा। तो इस नदी के लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये रावी नदी है, ये, तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो स्थल दिखाई दिया उसका नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा रावी नदी के किस साइड पड़ता है, तो आप बताएंगे रावी नदी के बाएं साइड पड़ता है आपका हड़प्पा। तो खुदाई में पहले जो देखा वो देखा हड़प्पा स्थल, तो इस सभ्यता का नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। तो अब इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी खुदाई किसने करी, है ना, और किस सन में करी है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, वो सारी बातें जान लेते हैं हम लोग। देखें एक बार, मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा जो मैंने कहा आप लोगों को। ये पुरातत्व का नियम है, और उस नियम के अनुसार जो चीज पहले दिखाई गई थी उसी के नाम पर उस जगह का नाम पड़ जाता है। तो नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जो श्रेय जाता है वो जाता है बच्चों दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता किसने खोजी थी, दयाराम साहनी ने, सन 1921 में। ध्यान रखेंगे डेट भी और नाम, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। जो हड़प्पा जगह पड़ती है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में पड़ती है। लिखा हुआ है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर खोजा गया। तो हड़प्पा कहाँ खोजा गया, रावी नदी के
बाएं किनारे पर रावी नदी भी दिखा दी आप लोगों को मैंने, जो सिंधु की सहायक नदी वो नदी होती है जो अपना जल बड़ी नदी में गिराती है। यानी छोटी नदियां अपना जल जब बड़ी नदी में गिराती हैं तो छोटी नदियों को सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, तो पहले स्थल खोजा गया हड़प्पा, तो उसके नाम पर नामकरण हुआ हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता इसे कहा गया। फिर इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या बताया, किसने खोजा, दयाराम साहनी ने 1921 में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ती है ये जगह, साहिवाल जिले के पास और रावी नदी के किनारे। एग्जाम में आएगा हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे रावी नदी के तट पर। दूसरा पूछेगा रावी नदी के किस साइड, आप बताएंगे बाएं साइड। दोनों चीजें मैंने क्लियर करी। हड़प्पा पाकिस्तान में, साहिवाल जिले में, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किस किनारे में, तो बाएं किनारे पर। खोजा किसने, दयाराम साहनी ने। कब खोजा, 1921 में। खुदाई में पहला नहीं मिला, इसलिए इस सभ्यता का नाम पहला पड़ा हड़प्पा सभ्यता। दयाराम साहनी के अलावा कुछ विद्वान और थे जिन्होंने धीरे धीरे हड़प्पा जगह से और भी स्थल खोजे गए, जैसे चला माधव स्वरूप वत्स थे और वीडर थे। 1946 में वीडर ने बताया और माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में बताया। ये फैक्चुअल पॉइंट है तो ध्यान रख सकते हैं। अब इसी के पास में हमें जो दूसरा स्थल मिला वो मिला मोहनजोदड़ो। कौन सा मिला, मोहनजोदड़ो। अभी सिर्फ मैं हड़प्पा सभ्यता चला, अभी सिंधु नहीं बोला, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो खुदाई जब स्टार्ट करी पुरातत्वविदों ने तो पहले खुदाई में क्या मिला, हड़प्पा, तो नाम बड़ा हड़प्पा सभ्यता। फिर आपको यहीं से क्लियर करना चाहिए हड़प्पा की खोज किसने की, किस नदी के किनारे है ना, किस सन में की गई, नदी के कौन से किनारे पर है, किस साइड में है, वो सब आप लोगों को मैंने अभी किया। अब आते दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, वो जो हुआ था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, और ये हुआ पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। कहाँ पे, लड़काना जिले में। राखल दास बनर्जी ने इस खोज की मोहनजोदड़ो। ठीक है, अभी स्थल बता रहा हूँ। तो मोहनजोदड़ो की तो एक और स्थल मिल गया मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो किसने खोजा, राखल दास बनर्जी ने। कब, 1922 में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान दिखा दिया मैंने अभी आप लोगों को मैप पे, इसीलिए दिखाया था मैंने पाकिस्तान। और सिंध प्रांत इसीलिए बनाया था नीचे की तरफ, बलूचिस्तान इसीलिए दिखाया था, और रावी नदी इसीलिए दिखाई थी कि आपको क्लियर रखे। तो पीछे वीडियो पॉज करके बैक करें, मतलब बैक जाके फिर दोबारा देखें, फिर यहाँ से नोट कर ले। ठीक है, तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज कर दी। राखल दास बनर्जी के अलावा जो अन्य विद्वान थे जिन्होंने और यहाँ के स्थल खोजे, इस सभ्यता के बारे में और बढ़ाया, तो वो थे मार्टिमर व्हीलर और एक थे अर्नेस्ट मेके। इनका जिक्र मैं आगे भी करूंगा, अभी फिलहाल के लिए याद रखें अर्नेस्ट मेके ने भी बताया है और उन्होंने भी बताया। इन्होंने 1922 में, इन्होंने 27 में, इन्होंने 1930 में। तो स्टार्टिंग के नाम जाने जाते हैं, तो मोहनजोदड़ो भी हो गया और हड़प्पा भी हो गया। अब आप सरस समझो, जो ये हड़प्पा था, ये हड़प्पा रावी नदी के, सॉरी कहाँ चला गया, इसमें ये मेंशन नहीं करा इसने, आप लोग इसे लिख ले यहीं पे, मैं लिखवा देता हूँ। मोहनजोदड़ो में लिख ले, मोहनजोदड़ो को राखल दास बनर्जी ने खोजा, ये हो गया। और ये जो है ये सिंधु नदी के राइट साइड, सिंधु नदी की जो सिंधु नदी थी, एक बार फिर सिंधु नदी देखे, जो क्या पढ़ाने का तरीका ऐसे है, मैं बार बार दिखाता हूँ जिससे मुझे ये रहे कि ठीक है बच्चों समझ आए। ये है इंडस रिवर, ये इंडस, और इस इंडस रिवर के दाई साइड ऐसे बहेगी तो राइट साइड यही पड़ेगा, तो इंडस रिवर के दाई साइड में पड़ता है आपका क्या, मोहनजोदड़ो। और रावी नदी के लेफ्ट साइड में आपका पड़ता था क्या, हड़प्पा। ठीक है, तो इंडस से देख लेना कि सिंधु नदी के राइट साइड में, सिंधु नदी के राइट तट पर अवस्थित है मोहनजोदड़ो। तो उसे बुधाई यहाँ पे किसने कही, राखल दास बनर्जी। तो हड़प्पा स्थल पहले मिला, उसके नाम पर पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। फिर धीरे धीरे खुदाई हुई तो मोहनजोदड़ो मिल गया, तो हड़प्पा भी बता दिया, मोहनजोदड़ो भी बता दिया। अब जरा समझो, जैसे खुदाई का काम और आगे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा गया, तो ये दिखाई दिया कि भाई हड़प्पा सभ्यता यानी कि जहाँ पे हड़प्पा स्थल मिला है, उससे तो बहुत और कुछ स्थल इस नदी के किनारे और ज्यादा मिलते जा रहे हैं। यानी जो नदी थी, इस नदी के किनारे किनारे बहुत सारे स्थल मिलने शुरू हो गए, ऐसे ऐसे मिलने शुरू हो गए स्थल। ठीक है, जब इतने सारे स्थल ऐसे ऐसे मिलने शुरू हो गए इस नदी के किनारे, तो ये कहा गया कि भाई इस जो सभ्यता है, ये जो सभ्यता है पहले देख पहले है ना, तो ये जो सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता नहीं, ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता है, और इसी सिंधु घाटी की सभ्यता को बोल दिया सिंधु सभ्यता। तो आपका इस तरीके से नामकरण हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता का, यानी कि खुदाई में पहले हड़प्पा मिला तो नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता।
धीरे धीरे खुदाई काम आगे बढ़ता गया, तो देखा कि इस नदी के तो किनारे किनारे और बहुत सारे क्षेत्र मिलते जा रहे हैं। तो वो जो बहुत सारे क्षेत्र मिलते गए वो सिंधु नदी के पास मिले। सिंधु नदी के पास मिलने के कारण नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसे को बोला सिंधु सभ्यता। अब आप लोग हड़प्पा सभ्यता बोले एक बार, सिंधु सभ्यता बोले एक बार, सिंधु घाटी की सभ्यता बोले एक बार, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता बोल दो, सिंधु सभ्यता बोल दो, हड़प्पा सभ्यता बोल दो, एक ही बात है। ये सब कहाँ मिले हैं? सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए ऐसे नामकरण हुआ इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता बोल देते हैं। अब इसके बारे में सुनो, जो सिंधु सरस्वती नदी घाटी बोलते हैं इसके बारे में, जो ये सिंधु नदी के पास जो क्षेत्र मिले, यही क्षेत्र घग्गर हकरा नदी के किनारे भी मिले। जो घग्गर हकरा नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई, है ना, और राजस्थान से होती हुई ये भी अरब सागर में ऐसे बोलते हैं गिरती है, और पाकिस्तान के पास इसी घग्गर नदी को हकरा नदी बोल देते हैं। तो घग्गर हकरा नदी के पास भी जो सिंधु नदी के पास क्षेत्र मिल रहे थे, तो वो क्षेत्र घग्गर हकरा नदी के पास मिले, और कुछ विद्वानों ने इसी घग्गर हकरा नदी को बोल दिया सरस्वती नदी। इस सरस्वती नदी का जिक्र मैं वैदिक काल में आपसे करूंगा, वहां पर इसका आएगा, और इसे पवित्रतम नदी कहा गया है। ठीक है, तो घग्गर हकरा नदी को कुछ विद्वानों ने इसकी संज्ञा सरस्वती नदी से कर दी, तो इसे सरस्वती नदी भी कहा। तो और उन्हीं विद्वानों ने कहा कि सरस्वती नदी आज जो है वो लुप्त हो चुकी है, और लुप्त होने के कारण वो लुप्त होकर वो कहाँ चली गई? पाताल लोक में चली गई, और पाताल लोक में जाने के बाद वो प्रयागराज, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, ये मत है उनका कि प्रयागराज में वो संगम जहाँ पर है, वहां प्रयागराज में वो किससे मिल जाती है? गंगा और यमुना से वो मिल जाती है। तो जो सरस्वती नदी यानी घग्गर हकरा नदी थी, उस घग्गर हकरा नदी को ही क्या कहा? सरस्वती नदी। तो घग्गर हकरा नदी के पास जो क्षेत्र मिले, तो उसे बोलते हैं सिंधु नदी के पास के क्षेत्र, और घग्गर हकरा नदी के पास के घग्गर हकरा को बोलते हैं सरस्वती नदी भी। तो सिंधु नदी के पास मिल रहे हैं और सरस्वती नदी के पास भी क्षेत्र मिल रहे हैं, तो इनको मिलाकर बोल दिया सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। इस तरीके से सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता बोल देते हैं। अब सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता बोलते तो ठीक, सिंधु सभ्यता बोले तो ठीक, सिंधु सभ्यता बोले तो ठीक, हड़प्पा सभ्यता बोले तो ठीक। इस तरीके से इसका नामकरण हुआ, और अलग अलग नाम कैसे कैसे पड़े ये मैंने आपको बताया। तो कैसे बताया? पहले हड़प्पा खोजा तो हड़प्पा सभ्यता, धीरे धीरे खुदाई हुई तो सिंधु के पास और बहुत सारे क्षेत्र मिलने लगे, तो बोलते सिंधु नदी के पास है, इस नदी के पास होने के कारण नाम रख दो सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता बोल दो। फिर धीरे धीरे देखा ये तो सरस्वती नदी यानी घग्गर हकरा नदी का जो नाम विद्वानों ने सरस्वती कहा कि तो सरस्वती नदी के पास भी मिल रहा है, तो बोले सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। ठीक है, फिर सरस्वती नदी जो है वो कहा पाताल लोक में चली गई, और पाताल लोक में जाके वो प्रयागराज में संगम में दिखाई नहीं देती है वो नदी, कि वहां पर वो गंगा यमुना से मिल गई, तो वहां पे एक संगम बन गया। ठीक है, तो ये सरस्वती नदी का थोड़ा सा विस्तार हो गया। आज नहीं है सरस्वती नदी, लुप्त हो चुकी है। इसका जिक्र वेदों में आएगा सरस्वती नदी का, तो यहाँ थोड़ा सरस्वती नदी को हमने ऐसे ही जान लिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ गया, सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कैसे पड़ गया, और हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ गया। फिर मैंने आपको बताया हड़प्पा की खोज किसने की, फिर मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज की राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी है 1922 में सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा की खोज हुई रावी नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ तक की मैंने आपको बातें क्लियर कर दी, इन्हें ध्यान रखना अच्छे से, अगर अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते किसी पे अपने इस टॉपिक पे, ये वाला तो हमारा हो गया। हाँ, जो हमसे बता दिया आप लोग, यहाँ देखो, है ना, खुदाई में पहला स्थल हड़प्पा मिला तो नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। धीरे धीरे यह स्थल सिंधु नदी के आसपास बहुत संख्या में मिलने लगे, तो नाम हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता, सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसे सिंधु सभ्यता कहा गया, है ना, सिंधु सभ्यता कहा। और कुछ विद्वान इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब आपको बहुत अच्छे ढंग से मैंने ये सारा पढ़ा दिया। इसमें जो फैक्चुअल पॉइंट है वो आप याद रखना, क्या कि हड़प्पा की खोज 1921 में करी, दयाराम साहनी ने करी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है हड़प्पा, और ये जो हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पर है, ये मैंने बताया, है ना। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में करी, राखालदास बनर्जी ने करी। और ये जो है ये सिंधु नदी के राइट साइड में, सिंधु नदी भी मैंने आपको दिखा रखी है, रावी नदी भी मैंने आपको दिखा रखी है। ठीक है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पाकिस्तान भी मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है, इस तरीके से नामकरण हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता का।
तो बच्चों यहाँ तक हमने आज इसका नामकरण देखा। अब धीरे धीरे हमारी क्लास की थोड़ी लेंथ भी बढ़ेगी और इनके हम स्थलों के बारे में जानना शुरू करेंगे। अब मैं बताऊंगा कि सभ्यता का नामकरण हो गया। अब मैं बताऊंगा ये सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली है। मेरठ में कहाँ तक है, जम्मू में कहाँ तक है, बलूचिस्तान में कहाँ तक है और महाराष्ट्र तैमाबाद में कहाँ तक है। धोलावाली का क्या काम है, अन्नागार का क्या काम है, स्नानागार का क्या काम है, यहाँ की लिपि कैसी थी, इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते थे, यहाँ की सड़कें कैसी थी, यहाँ के मकान कैसे थे, किस तरीके से लोग रहते थे, इन सारी बातों पे अब आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने पहली क्लास देखी, दूसरी क्लास देखी, फिर आपने ये भी देख लिया कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता किस काल की है, तो वो है आद ऐतिहासिक सॉरी हाँ आद ऐतिहासिक काल की, सॉरी प्राग ऐतिहासिक काल, मैं आज बोल रहा हूँ प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि वहां पे लिपि मिल गई थी लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इन चीजों पे काम करना अब शुरू करेंगे। आप एक बार अगर इसको देखना चाहते हैं देखें, थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये किस कालखंड से थी, ये थी आपकी आदि ऐतिहासिक काल से, है ना। तो जो आज मैंने प्राग बोल दिया था पहले, मिस्टेक से हो गया, तो आदि ऐतिहासिक काल ध्यान रखेंगे। खूब आता है पेपर में क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से थी, तो आज ऐतिहासिक काल से। इतिहास के 3 कालखंड किए थे ना, प्राग, आद और ऐतिहासिक। तो आद में किसका जिक्र होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की हमारी जो क्लास है वो पूरी होती है। कल मिलते हैं इसके आगे वाले पोर्शन के साथ। आप बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, नोट्स बनाते चले, मेहनत करते चले, है ना, और कामयाब होने के लिए पढ़े। बिल्कुल भी किसी तरीके का तनाव नहीं लेना चाहिए किसी बच्चे को। स्टूडेंट लाइफ में क्या तनाव है, सो और पढ़ो, खाओ पियो। माँ बाप आपको पढ़ने के लिए पैसा देते, पढ़ने के लिए समय देते, और कोई भी चीज ऐसी नहीं वो आपसे कहते हैं कि जिससे आपकी पढ़ाई का नुकसान। उनकी मतलब आपके माँ बाप की बस आपसे एक उम्मीद क्या कि आप पढ़ें, और पढ़ के भी आपका ही भविष्य सुधरे। वो इसलिए चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो समय का यूज करें, समय को समझें, पढ़ते चले, बने रहे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना, जैसे भी आपको लगता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्ण।